नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग जीके जीएस की एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो सुपर टेट और इसके अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे ध्यान से देखना और तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग बायोलॉजी की प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसकी व्याख्या सहित विश्लेषण किया जाएगा और इसका प्रैक्टिस सेट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है कि जीव का लक्षण है, इसमें से जीव का कौन सा लक्षण है? पोषण, जनन, उपापचय या इसमें से कोई नहीं। बता दें, इसमें से जीव के लक्षण ये सभी हैं, क्योंकि पोषण क्रिया करके कोई जीव जीवित रहता है, अपने जीवन को बनाए रखता है, क्योंकि उससे भी एनर्जी चाहिए और बिना एनर्जी के वो जीवित नहीं रह सकता, जिसकी पूर्ति वो पोषण के माध्यम से करता है। दूसरा जनन। जनन कोई भी जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसे जन्म कहते हैं, इसलिए यह भी जीव का एक लक्षण है। तीसरा है उपापचय। उपापचय वह क्रिया है जिसमें जीव जैव रासायनिक क्रिया करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है अपने शरीर के अंदर, इसलिए यह भी एक जीव का लक्षण है। अतः इसमें से जीव का लक्षण तीनों है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सजीव निर्जीव में क्या समानता है? सजीव निर्जीव में क्या समानता है? प्रजनन है या वृद्धि है या पोषण है या इसमें से कोई नहीं है। अभी बताया गया कि प्रजनन और पोषण यह सजीव के लक्षण है, लेकिन वृद्धि यह सजीव और निर्जीव दोनों का लक्षण है। कैसे समझिए, एक जीव होता है, वह कोशिकाएं उसकी वृद्धि करती हैं, जो सेल होती हैं, सेल उसकी 1 से 2, 2 से 4 होती जाती हैं, जिसके कारण से वह वृद्धि कहलाता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई पहाड़ है या पर्वत है, जैसे अपरदन की क्रिया द्वारा जो वायु होती है, वह अपरदन की क्रिया द्वारा लेकर आती है बालू आदि सेंड को, जिसके कारण से वह धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है। इस कारण से यह भी एक वृद्धि की क्रिया हुई। इसलिए वृद्धि जीव और निर्जीव दोनों में होता है। तो यहाँ पे समानता हमें वृद्धि दिखाई देती है जीव और सजीव दोनों में। इसके अलावा नमक भी वृद्धि करता रहता है। अगला देखें, जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? ऊतक है, हड्डियां हैं, कोशिका है या अंग है? इसमें से कौन सी सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या है कि कोई एक शरीर है, उस शरीर के निर्माण में या सबसे छोटा उसका पार्ट कौन सा होगा, यह बात कही गई है। तो यहाँ पे कोशिका किसी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है और कोशिका को संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहा गया है, क्योंकि यह किसी जीव की संरचना में सहायता करता है, तो दूसरी तरफ वह उसके कार्य में भी सहायता करता है। इसलिए कोशिका किसी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है उसके निर्माण में। अगला प्रश्न देखते हैं, सजीव निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है? सजीव निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है? इसमें देखिए, गति, प्रजनन और वृद्धि। सजीव निर्जीव में मुख्य अंतर देखिए, सजीव और निर्जीव दोनों गति करते हैं। जैसे बालू या कोई भी चीज़ है, पॉलीथीन है आदि, वह हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं, या सेंड भी या बालू भी चली जाते हैं, तो गति तो ये भी कर रहे हैं। कोई जीव है, अपने भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो वह भी गति करता है। इसलिए गति सजीव और निर्जीव दोनों का गुण है। दूसरी तरफ देखें, प्रजनन। प्रजनन सजीव और निर्जीव दोनों का गुण नहीं होता है, बल्कि यह जीव का गुण होता है। वहीं हम इसकी बात करें वृद्धि की, वृद्धि यह सजीव और निर्जीव दोनों में होता है, अभी बताए हैं। और तीसरा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? सजीव और निर्जीव के मुख्य अंतर हैं। मुख्य अंतर क्या है सजीव और निर्जीव में? तो मुख्य अंतर प्रजनन होगा इसमें। अगला है, जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के जनक आप सभी लोगों को पता है। पहला है कैरोलस लिन्नियस, दूसरा लेमार्क, तीसरा डार्विन और चौथा अरस्तु। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन है जीव विज्ञान के जनक?
इसमें अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। यह जो है इन्होंने राजनीति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे जीवों का जो है कंपैरेटिव रूप में करीब 500 जीवों का अध्ययन करके और उसकी जो है एक व्यवस्थित अध्ययन तैयार किया। इस कारण से अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जीवों का विकास किससे होता है? जीवों का विकास किससे होता है? कोशिका विभाजन से, कोशिका से, या पोषण से, या इनमें से सभी से होता है? किससे होगा? देखिए चर्चा की जाए इसकी। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन दो तरह के होते हैं, एक अर्धकोशीय विभाजन और समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें जो है समसूत्री विभाजन में समान सूत्र वाले यानी एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है। तो विभाजन के कारण जीवों का जो है विकास होता है, यानी कि उसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण से वृद्धि विकास का अंग है, इसलिए विकास की प्रक्रिया होती है विभाजन के द्वारा। दूसरा है कोशिका। कोशिका भी अभी बताए हैं, यह जीवों के विकास में सहायक होती है, क्योंकि कोशिका विभाजन जब तक नहीं होगा यानी कि कोशिकाएं नहीं रहेंगी तब तक विकास नहीं हो सकता, इसलिए कोशिका द्वारा भी विकास होता है। अगला है पोषण। विकास करने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है, यानी कि भोजन आदि की ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसके बिना विकास नहीं हो सकता, इसलिए पोषण भी ज़रूरी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें से सभी। आइए अगला देखते हैं, कोशिका के प्रकार हैं। कोशिका के कितने प्रकार हैं? कोशिका के पहला है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, या ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। कौन सा सही ऑप्शन है? बता दें, इसमें ए और बी दोनों जो है कोशिका के प्रकार के रूप में। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों में कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। जबकि केंद्रक के अलावा इसमें जो कोशिकांग होते हैं वह भी नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, इसके अलावा वैक्यूओल या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिकांग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है दो तरह के जीवों में हो सकते हैं। वह जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जो है एक कोशिकीय जीव हैं, लेकिन इनमें जो है केंद्रक को कोशिकांग पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। वहीं जो बड़े जीव हैं जैसे मानव है, गाय, भैंस, बकरी आदि, इनमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलने से इनका निर्माण हुआ है, तो ये भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसमें विकसित केंद्रक और अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं इनकी कोशिकाओं में, इसलिए ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। तो समझ में आया होगा ये। अगला देखें, एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक कोशिकीय जीव से क्या आशय है? यानी कि ऐसा जीव जिसका शरीर जो है एक कोशिका से सिर्फ बना है, ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा जीवाणु, तीसरा मानव और चौथा गिलहरी। इसमें से कौन जो है एक कोशिकीय जीव है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि जीवाणु। बात करें वायरस की पहले। वायरस जो है यह कोशिका के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसमें कोशिका जैसे लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए इसे कोशिका नहीं माना गया है। लेकिन यह वायरस जो है जब किसी कोशिका के जीवित कोशिका होती है उसके पास जाता है, तो यह जीवित जैसा व्यवहार करने लगता है और उसके अंदर प्रवेश करके अपना जैसे क्लोन जो है तैयार करने लगता है। तो यहाँ पे यह जीवित जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जब कोशिका से बाहर रहता है तो मृत जैसे व्यवहार करता है, इसलिए इसे कोशिका नहीं माना गया है। दूसरा यह है जीवाणु। जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव होता है, क्योंकि इसके शरीर का निर्माण जो है सिर्फ एक ही कोशिका से हुआ है, इसलिए जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव है, इसलिए सही ऑप्शन जीव होगा। जबकि मानव और गिलहरी जो है बहुकोशिकीय जीव हैं। अगला देखें, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, या वायरस है। इसमें से कौन जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है?
सही ऑप्शन है इसका वायरस। अभी बताएं कि जो वायरस होता है यह शरीर के बाहर रहता है तो मृत जैसे व्यवहार करता है, मृत जैसे, लेकिन जैसे ये शरीर के अंदर जाता है तो एक जीव जैसे व्यवहार करता है। तो इस तरीके से यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। अगला है प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव, अभी बताए प्रोकैरियोटिक का क्या लक्षण होता है, तो उसके अनुसार देखिए प्रोकैरियोटिक के जीव के अनुसार पहला ऑप्शन जो है सही होगा, प्रोकैरियोटिक जीव है। अगला है पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्या है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्या है, अमीबा है, पादप है, बिल्ली है या युगलिना है। इसमें से कौन जो है पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। बात करें अमीबा की, अमीबा जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। यह एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। वहीं पादप जो है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो यह तो पादप हो गया। बिल्ली जो है यह जंतु कोशिका है और युगलिना जो होता है यह जंतु और पादप दोनों जैसा व्यवहार करता है, इसलिए ऑप्शन यही सही होगा। यह कैसे व्यवहार करता है, जब प्रकाश रहता है दिन के समय में तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन का निर्माण कर लेता है, लेकिन जब प्रकाश नहीं रहता है तो ऐसे समय में यह जल से आदि से जो है विभिन्न तरह के जीवों को पकड़ के अपना भोजन जो है बनाता है, उसका खाता है। इस कारण से यह जंतु जैसे व्यवहार करता है। इस कारण से इसे पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है, युगलिना को। अगला है पादप और जंतु के बीच मुख्य अंतर है। पादप और जंतु के बीच मुख्य अंतर क्या है। पहला पोषण है या वृद्धि है या ए और बी दोनों है या इसमें से कोई नहीं है। देखिए इसमें मुख्य अंतर क्या है। देखिए जो जीव होते हैं, जीव यानी कि जीव के अंतर्गत पादप और जंतु दोनों आ जाएंगे, तो दोनों जो है अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए, शरीर को विभिन्न कार्यों को या जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए उसे पोषण की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। तो दोनों जो है पोषण करेंगे, और जब दोनों पोषण करेंगे तो उनके शरीर का वृद्धि या विकास होगा। इसलिए इसमें दोनों जो है उसके लिए ज़रूरी है, इसलिए इसमें से कोई अंतर नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं है। अगला है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। कोशिका भित्ति, क्लोरोफिल, ए और बी, इसमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में। यह 3 लेयर की होती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति तो होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। वहीं क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है यह पादपों में पाया जाता है, पादप में होता है, और इसी के कारण से पादपों की पत्तियां जो है हरी होती है, और इसी के पादप क्लोरोफिल के कारण ही कोई पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्या है करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसकी वजह से वो भोजन का निर्माण कर सकता है, और इसी कारण से पादप को उत्पादक कहा जाता है, भोजन निर्माण के कारण। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन जो है ए और बी दोनों होगा। यानी पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर है क्या है, दोनों अंतर है। यानी कि पादप में न तो कोशिका भित्ति जंतु में न तो कोशिका भित्ति पाई जाती है और न तो क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए सी इसका ऑप्शन होगा। अगला है जीवाणु में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोशिका द्रव्य या केंद्रक या खाद्य रिक्तिका या बी और सी, इसमें से दोनों। क्या नहीं होता, कोशिका द्रव्य किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य की ज़रूरत होती है, जिसमें विभिन्न जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो उसमें रहते हैं। तो कोशिका द्रव्य के बिना कोई भी जीव जो है जीवित नहीं रह सकता, तो कोशिका द्रव्य तो होगा। दूसरा केंद्रक, अभी बताए हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव उनमें जो है केंद्रक नहीं होता है। तो जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक जीव है, तो इसलिए इसमें केंद्रक नहीं होगा। वहीं खाद्य रिक्तिका, अभी बताए हैं कि खाद्य रिक्तिका भी नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं।
तो दोनों ही ऑप्शन जो है इसके लिए नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो है बी और सी जो है सही होगा। कोशिका के समूह से बनता है, क्या बनता है? कोशिकाओं के जब ढेर सारे कोशिकाएं मिलती हैं तो किस चीज़ का निर्माण करती हैं? अंग का करती हैं, उत्तक का करती हैं, शरीर का करती हैं, या इसमें से कोई नहीं? अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपको बता दें कि जो शरीर होती है या जीव होती है उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और जब कई सारी एक तरह की कोशिकाएं मिल जाती हैं तो उत्तक का निर्माण करती हैं। क्या चीज़ का? उत्तक का निर्माण करती हैं। और जब कई तरह के उत्तक जो है वो मिल जाते हैं तो आपके अंग का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करेंगे? अंग का निर्माण करेंगे। और जब कई अंग मिल जाएंगे तो वह किस चीज़ का निर्माण करेंगे? अंग तंत्र का। किस चीज़ का? अंग तंत्र का जो है निर्माण करते हैं। और जब अंग तंत्र मिलते हैं, जैसे अंग में यहाँ पे हम बात करें जैसे हृदय है, आँख है, हाथ है, पैर है, ये सभी अंग हैं। और दूसरी तरफ अंग तंत्र की बात करें तो जैसे पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, हड्डियों का एक तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है, ठीक है, ये श्वसन तंत्र है। ये सभी तंत्र हैं जिसमें कई अंग मिलके एक काम करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र में क्या मिलती है? आँख मिलती है, नाक मिलती है, फेफड़े मिलते हैं, लंग्स, ये सभी मिलते हैं। और इस तरीके से ये जो है काम करता है श्वसन तंत्र, कई अंग मिल के। अब कई अंग मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो कोशिका जो है मूलतः कई कोशिकाएं जब मिलती हैं तो मूलतः उत्तक का निर्माण करती हैं। और जब कई उत्तक मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? अंग का निर्माण करेंगे। उसके बाद से अंग तंत्र, इसके और सबसे बड़ी इकाई जो है कौन सी होगी? शरीर। तो इस तरीके से कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? तो फर्स्ट टाइम जो है बनने वाला जो है वह उत्तक है। अगला, जीव की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है जीव की? प्रजनन जीव की विशेषता होती है, उपापचय जीव की विशेषता होती है, श्वसन जीव की विशेषता होती है, इसमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन डी जो है सही होगा। प्रजनन बताए हैं, जीव जो है अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसे प्रजनन कहते हैं। उपापचय में जो है दो तरह की क्रिया होती है, एक केटाबोलिक और एनाबोलिक। केटाबोलिक क्रिया में क्या होता है कि जो बड़े बड़े कण रहते हैं वह छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाते हैं। जैसे मानव भोजन करता है तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करके उन्हें जो है शरीर में जो है भेजा जाता है, ब्लड में मिला दिया जाता है। वहीं उपापचय की जो दूसरी क्रिया है, एनाबोलिक क्रिया या अपचय क्रिया, उसमें क्या होता है? उसमें जो छोटे छोटे कण रहते हैं उनको मिला के बड़े कणों का निर्माण किया जाता है। जैसे एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के कई एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। यह एनाबॉलिक क्रिया है। और जब यही प्रोटीन जो है टूटता है एनर्जी के लिए तो यही जो है केटाबॉलिक क्रिया हो जाएगी। तो इसमें जो है जीव की विशेषता नहीं है, तो इसमें से ये तीनों जो है जीव की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। आइए अब देखते हैं कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को या न्यूक्लियस को कहते हैं। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह जो है एनर्जी उत्पन्न करता है। इस तरह की संरचना रहती है, यह एनर्जी उत्पन्न करने का काम करता है, क्योंकि जब भोजन आता है तो जो मुख्य जो अवशोषण होता है, अवशोषित होने के पश्चात मानव शरीर में ब्लड के माध्यम से इसके पास आता है कोशिका के अंदर, और जहाँ पे यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह जो ग्लूकोज पदार्थ आया है इसके पास, उसको तोड़ने का काम करता है और तोड़कर यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ऊर्जा के रूप में एटीपी उत्पन्न करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उत्पादन करता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है जिसे वह बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से यह ऊर्जा का उत्पादन करता है, और ऊर्जा किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी को जो है ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं लाइसोसोम की बात करें तो यह कोशिका का सुसाइड बैग होता है, क्योंकि लाइसोसोम जो है विभिन्न तरह के बीकर, पाचक बीकर भरे होते हैं। अगर ये फट जाता है तो कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। वहीं यह जो है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होता है राइबोसोम। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है यह कोशिका में होता है, और यह भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, जो कोशिका पे जो है नियंत्रण रखने का काम करता है। कोशिका की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उस पर नियंत्रण रखने का काम जो है न्यूक्लियस करता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन राइट जो है माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यानी कि ए। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसे देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक जो थे अरस्तु, इसके किसके गुरु थे? अशोक के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, सिकंदर के थे, या फिलिप द्वितीय के थे? अशोक को जानते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों जो थे मौर्य वंश के थे, जो भारत में था मौर्य वंश। और अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था, और इसका पिता जो था बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक था। तो इस तरीके से यह तो थे नहीं। अब दूसरा देखें, यह और चंद्रगुप्त का गुरु जो था चाणक्य था। चाणक्य, या जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, या चाणक्य भी कहते हैं। सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था। कौन था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। और जो फिलिप द्वितीय था यह सिकंदर का पिता था। मैसेडोनिया का शासक सिकंदर था, और उसका पिता जो था फिलिप था। तो इस तरीके से समझ में आया होगा ये। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पादप अपने भोजन का निर्माण करता है, कैसे करता है? श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा, या इनमें सभी? किसके द्वारा करता है? अभी बताए हैं कि श्वसन की क्रिया होती है, तो इस क्रिया में जब ग्लूकोज का उत्पादन C6H12O6 ग्लूकोज का उत्पादन जब पादप कर देता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ATP का जो है उत्पादन करता है। क्या करता है? ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो है उत्पादन करता है, और यही जो है क्या है? एनर्जी है। यानी कि पादप अपने भोजन का निर्माण जो है करता है, कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ पे तो ये श्वसन का बताएं, तो यहाँ पे एनर्जी जो है उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? ये ग्लूकोज को तोड़ने से। जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। किस तरीके से? यह जमीन से जो है लेता है जल लेता है, H2O लेता है, और फिर से बता देते हैं, यह ज़मीन से जो है H2O लेता है, और फिर जो है वायुमंडल से CO2 लेता है, प्लस इसके अलावा यह सोलर एनर्जी लेता है, और साथ में क्लोरोफिल लेता है। ये सब मिलके जो है बनाते हैं C6H12O6 का निर्माण करते हैं, साथ में यह O2 निकलता है। ठीक है, तो यह जो है उत्पाद के रूप में निकला। कौन से उत्पाद के रूप में? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में। यह कार्बोहाइड्रेट इसे कह लें, या ग्लूकोज कह लें, और ऑक्सीजन जो है यह भी निकलता है। और जब श्वसन की क्रिया होती है, यह कार्बोहाइड्रेट O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो है निकलने की क्रिया शुरू होती है। इसके अलावा उत्सर्जन क्रिया में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जीव अपने शरीर से जो है बाहर निकालते हैं, तो उत्सर्जन की क्रिया हो गई। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं, किसमें करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। जीवों की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? जीवों की उत्पत्ति स्थल पे हुई, या समुद्र में हुई, या पहाड़ों पे हुई, या वायुमंडल में हुई? इसका सही जवाब है समुद्र में हुई। जीवों की उत्पत्ति, यानी जब पृथ्वी उत्पन्न हुई तो सबसे पहले पृथ्वी तो गर्म थी, तो धीरे धीरे ठंडी होने के पश्चात उसके स्थल भाग पे स्थल का निर्माण हुआ, और स्थल भाग पे समुद्र का निर्माण हुआ, और उस समुद्र में जो है विभिन्न तरह की रासायनिक क्रिया हुई, और रासायनिक क्रिया होने के कारण से कोई सर्वेट्स नामक सबसे पहले ड्रॉपलेट्स बने, और उनसे जो है आगे एक जीव का निर्माण हुआ, और इस तरीके से
पानी से ही जीव का निर्माण शुरू हुआ और आगे आज जो है इतने बड़े जीव का निर्माण जो है हो चुका है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा समुंदर। अगला है पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है। इसे तो सभी लोग जानते होंगे। पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है? युग्लिना द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, केंद्रक द्वारा या इसमें से कोई नहीं? बताइए। इसमें से इसका सही जवाब है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि पत्तियों का रंग जो है क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है सहायक होता है। और क्लोरोफिल एक हरा रंग का वर्णक होता है, जिसके कारण से पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो जो है, यह विश्लेषण जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह की और भी वीडियो जो है प्रतिदिन लाई जाएगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।